हाय, आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स। 15 नंबर का टॉपिक है। सारे क्वेश्चन, सारी चीजें कवर होंगी। कुछ एक क्लासेस पिछले हफ्ते थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा था, इस हफ्ते वो चीज नहीं होगी, पर मुझे लगता है कि कल शायद 31st है। कल देखते हैं अपनी क्लास हो पाती है क्या है, ज्यादा क्या रिस्पॉन्स देते हैं बच्चे कि आज ही ले लो या कल लेते हैं, तो वो अपन डिसाइड कर लेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। पर आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस सब 5 मिनट आ जाए फिर अपन स्टार्ट कर देंगे टॉपिक। बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज स्टार्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है। इसमें अपन फॉर्मुलेस का बेसिक भी समझेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग अगर मुझे लगी कि यार मुझे थोड़ा बेसिक ऑफ 11 भी बताना पड़ा तो वो भी करेंगे। बट 110% ये 2 क्लासेस में हर एक टाइप का इसका क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। फिर भी आपकी जो डाउट्स हैं वो आप भेज सकते हो, फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं। एक बार अपनी चैट में हाय हेलो जो भी है लिख दो, मुझे मालूम पड़ जाए कि कौन कौन मेरे पुराने स्टूडेंट सब कुछ आ चुके हैं, फिर अपन इसको टॉपिक को स्टार्ट करें। मैं आपको बेसिक फॉर्मूला भी बताऊंगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा लिंक होता है, अगर किसी का ये टॉपिक पहले नहीं भी करा हो तो वो इसको कवर अप कर सकता है, बट उसको 11th का सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बस मालूम होना चाहिए, फिर यहां से वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक छोटी सी वर्किंग मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक टॉपिक है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट को प्रैक्टिकली समझने में बड़ा मजा आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना कि ना वो कैसे क्या होगा। इसलिए मैं पहले बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं कि वो वर्किंग कैसे करते हैं। 100 रुपए आपने बैंक में जमा करे एंड दैट इज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको एक साल में 10 रुपए की ब्याज मिलेगी, दैट इज 10 रुपीज। 10% ऑफ 100। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपके ईयर एंड में 110 रुपीज हो गए। सबसे पहले एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं, ये अभी के लिए क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बोल रहा हूं, ये काम आएगी इसलिए मैं बोल रहा हूं, उसको समझा रहा हूं। हमेशा ये ध्यान रखना, जो पहली बार का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो पहली बार का सिंपल इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल। मतलब फर्स्ट टाइम का सिंपल एंड फर्स्ट टाइम का कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल। ये लॉजिक याद रखना बेटा, कहीं ना कहीं ये आगे जाके काम आएगा, ठीक है। अब यहां के बाद जो ईयर एंड का अमाउंट होता है वो अगले साल का प्रिंसिपल होता है, इसीलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार इंटरेस्ट चेंज होता है। जो पहले साल का अमाउंट है वो अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा। अब उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो 11 रुपए, दैट इज 10 रुपीज एंड 1 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज 121। दिस इज हाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क। सिंपल कंसेप्ट ये बताया जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको है ना थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए कि वो काम कैसे करता है। अब इसमें एक चीज और सुन लो, ये तो ईयरली के हिसाब से अपन ने अप्लाई करा, अगर यही हाफ ईयरली लिखा होता है तो ये कैसे वर्क करता है। 100 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में ही 2 बार लग जाएगा। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं 10%, मतलब दैट इज ऑलवेज एन एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी भी वो हाफ ईयरली को डायरेक्ट नहीं देंगे आपको। अगर वो बोलते हैं 10% ईयरली या एनुअल ही दिया जाएगा तो वो हाफ ईयरली में 5% लगेगा, आधा डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 5 रुपीज। फिर 105 हो गया और फिर 5% दैट इज 5.25। तो ईयर एंड में आपको मिलता है 110.25। अब इससे एक चीज और सीखने को मिलती है। सीखने को ये मिलता है बेटा कि यार अगर मुझे कोई कहता है कि एक बैंक ने मुझे ऑफर करा, एसबीआई ने 10% ईयरली, क्या ऑफर करा 10% ईयरली, और मुझे एचडीएफसी ऑफर करता है 10% हाफ ईयरली,
तो मैं कैलकुलेशन जब पूरा ध्यान से देखता हूं, सुनने में तो दोनों सेम हो गए, HDFC SBI दोनों ने क्या बोला 10%, तो पहली बार सुनने में लगता है कि दोनों बराबर है, बट जब मैं उसका कैलकुलेशन ईयर एंड में देखता हूं तो हाफ ईयरली में मुझे 0.25 रुपीस की इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो यहां पर ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी सीखते हैं, जो अपन को आगे जाके काम भी आएगा। मैंने ये प्रोसीजर इसलिए बताया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी बढ़ जाए और अपन डिटेल में ये टॉपिक स्टार्ट कर पाए, और हर चीज आराम से शांति से हर कंसेप्ट वाइज ये कवर होगा। तो यहां पर अब आते हैं कि ये समझ में आ गया कि यार हाफ ईयरली में रेट ऑफ कंपाउंडिंग जितनी ज्यादा जल्दी जल्दी होगी उतना ज्यादा फायदा है। अगर यही क्वार्टरली होगा तो रेट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 और 4 टाइम्स इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो अपन को और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी उतना प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। तो अगर कोई मुझे ये बोलता है ऑफर कि 10% ईयरली, 10% हाफ ईयरली या 10% क्वार्टरली, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ क्वार्टरली और मंथली ऑल्सो, क्योंकि उसमें मुझे कंपाउंडिंग जल्दी मिलती है। ठीक है, एक तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए इस टॉपिक को शुरुआत करते समय, और इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो भी समझते हैं अपन। 1 प्लस आई की पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। अब इसमें i क्या होता है, इट इज रेट पर पीरियड, दैट इज r अपॉन m इंटू 100। इसमें m क्या होता है, दैट इज 1 जब ईयरली लिखा हो, 2 हाफ ईयरली लिखा हो, 4 क्वार्टरली लिखा हो, एंड 12 अगर वो मंथली लिखा हो। ठीक है, m क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड इन 1 ईयर, नंबर ऑफ पीरियड इन 1 ईयर। बेटा आप इस बात को समझो, I क्या होता है, रेट पर पीरियड। रेट पर पीरियड क्यों, जैसे अगर ईयरली है तो m की वैल्यू 1 है, तो 10 डिवाइड बाय 1 मतलब 10% रहेगा। बट अगर अभी हाफ ईयरली हुआ तो अपन ने अभी सीखा ना कि दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें m की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 जैसे ही मैं करता हूं तो दैट इज 5%, इसलिए उसके इफेक्ट देने के लिए वो m होता है, और n होता है टोटल नंबर ऑफ पीरियड। एक बार ये फॉर्मूला इसलिए समझा रहा हूं कि इसी से लिंक होकर आगे हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी बेटा, तो एक बार आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n। अब इसमें I क्या होता है, R अपॉन m इंटू 100। I मतलब रेट पर पीरियड, कि अगर हाफ ईयरली है तो क्या होगा, क्वार्टरली है तो क्या होगा, मंथली है तो क्या होगा। दैट इज m की वैल्यू 1 रहती है अगर ईयरली लिखा हो, 2 है जब हाफ ईयरली लिखा हो, 4 जब क्वार्टरली लिखा हो, 12 जब मंथली लिखा हो, वो इफेक्ट करता है उसको, और n होता है टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, फिर भी मैंने दोबारा पढ़ा है क्योंकि इससे लिंक होगी सारी चीजें, तो आपको ये लिंक समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पहले पढ़ाया है। बाकी अब अपन 12th का इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे दैट इज इफेक्टिव रेट। थोड़ी सी मैं सीक्वेंस बदलूंगा क्योंकि जो प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए सीखने की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपकी बुक्स में थोड़ा मिसमैच आगे पीछे है, इसीलिए मैं पहले आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाकर उसमें पढ़ाऊंगा, तो उसी सीक्वेंस से आप प्रिपेयर करना, तो दैट वुड बी मोर इजी। ठीक है, द फर्स्ट थिंग अपन जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट, इसको पहले एक एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझना, फिर अपन फॉर्मूले से करेंगे। %, ईयरली। अगर कोई मुझे 10% ईयरली बोलता है तो 100 रुपीज पे अगर 10% लगाएंगे अपन तो ईयर एंड में मुझे 110 रुपीज मिलेंगे। मतलब मुझे बोला भी 10% और मिला भी 10%। तो जो बोला जाता है उसको कहते हैं नॉमिनल रेट।
और जो मिलता है उसको कहते हैं इफेक्टिव रेट या एक्चुअल रेट। तो आपको लग रहा होगा बोले सर ये तो फर्क ही नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है तो ईयरली में नॉमिनल और इफेक्टिव में कोई फर्क नहीं होता। एंड सेम गोज विद द सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो। सिंपल इंटरेस्ट में भी ईयरली में, सिंपल इंटरेस्ट में भी नॉमिनल और इफेक्टिव में कोई फर्क नहीं होता। बट यही देखो, अगर जब ये हाफ ईयरली होता है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट? 100 रुपए पे पहले 5% का इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर 5% का लगेगा। जब आप दो बार 5% का ईयर इंटरेस्ट लगाओगे तो वो ईयर एंड में 110.25 हो जाएगा, जो मैंने जस्ट प्रीवियस में बताया था एक्सप्लेनेशन में कि हाफ ईयरली में वो वर्क कैसे करता है। तो 110 पॉइंट तो मतलब ईयर एंड में मुझे 10.25% का इंटरेस्ट मिला। अब बताओ, अब ईयरली और ये देखो नॉमिनल और इफेक्टिव रेट में डिफरेंस क्रिएट हो गया। जब भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी अपन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना अपन सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रेट को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉमिनल को देखते तो मेरे लिए 10% ईयरली और हाफ ईयरली बराबर हो जाते। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ओनली टेकन ऑन द इफेक्टिव रेट, इसीलिए इफेक्टिव रेट निकालना आना चाहिए। और इफेक्टिव रेट इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर। इफेक्टिव रेट हमेशा और हमेशा सिर्फ 1 साल के लिए निकाला जाता है। ठीक है, इफेक्टिव रेट का बेसिक फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस आई की पावर m माइनस 1 इंटू 100। इसमें जो पावर m है ये होता है नंबर ऑफ पीरियड इन 1 ईयर। m की वैल्यू 1 होती है ईयरली के लिए, 2 होती है हाफ ईयरली के लिए, 4 होती है क्वार्टरली के लिए और 12 होती है मंथली के लिए। ठीक है, अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और हाफ ईयरली लिखा है तो अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आई निकालेंगे, दैट इज 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, दैट इज 0.05। अब इसमें अपनी m की वैल्यू भी 2 थी, तो इफेक्टिव रेट निकलेगा 1 प्लस 0.05 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 100। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है, दैट इज 1.1025 minus 1 into 100, that is 0.1025 into 100, that is 10.25%। मुझे बताओ इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगाना आप लोगों को आया या नहीं। इसके बाद ही अपन एन्युटी वाले टॉपिक पे जा पाएंगे बेटा, फिर ईएमआई ये सब कवर होगा। 10.25% विथ एन एग्जाम्पल। सबको आ गया हो तो फिर मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा और उसके आपको 2 क्वेश्चंस मेरे साथ करने हैं। सबको क्लियर है? ठीक है, किसी का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। ठीक है, ओके। पेज नंबर 613 ऑफ एन एमएल अग्रवाल, एग्जाम्पल फर्स्ट आप ट्राई करेंगे। मैं भी करूंगा पर 1 मिनट बाद करूंगा कि आप पहले स्टार्ट कर पाए, फिर मैं कर दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, पहले आप लोग स्टार्ट कर लो। Rate of interest is 6% पर semi-annually means half yearly।
6 divided by 2 into 100 इफेक्टिव रेट का आपका फॉर्मूला into 100. %6.09%. कितने लोगों ने मेरे से पहले और सही करा था? एक सिंपल क्वेश्चन और लिया है मैंने कि आपको और क्लियरिटी आ जाए कि अप्लाई कैसे करते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो डिस्कस करते हुए चलना. हर टाइप के अपने क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा. ये तो इजी था, एक प्रैक्टिस जरूरी थी, वो करवाई मैंने. और ज्यादातर ध्यान रखना, ये जो वैल्यू रहेगी ना, ये तो सिंपल है, 1.03 का सिर्फ स्क्वायर करना है. जब भी बड़ी वैल्यू होगी ना, दैट वुड बी गिवन. आप लास्ट 3 साल के पेपर्स देख लो, हर बार ये वैल्यूज गिवन है. अपन को लॉग वॉग यूज करके वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी दिस चैप्टर में. हर बार वो वैल्यू दे रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा वरना. ठीक है. अब बेटा एक एग्जाम्पल सेकेंड भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर 613 का. Dinesh has 2 investment option, either 10% per annum compounded semi-annually or 9.8% per annum compounded quarterly. Which option is better for Mr. Dinesh? अब यहां पर सोचने वाली बात है, उसके पास 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं. एक है दैट इज 10% हाफ एयरली. तो हाफ एयरली है तो इफेक्टिवली क्या मिल रहा है अभी अपन को नहीं मालूम. अपन ने क्या सीखा था यार, इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे इफेक्टिव रेट को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो यहां पर वो आपसे जानना चाहते हैं कि विच वुड बी द बेटर इन्वेस्टमेंट. अब विच वुड बी द बेटर इन्वेस्टमेंट, उसके लिए अपन को क्या आना चाहिए? दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन पीपल एंड अस. जो अपन सीए करते हैं, आगे है ना, ये सब समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वी कुड कैलकुलेट दैट. क्या इफेक्टिव रेट पढ़ के कॉमन पर्सन के लिए तो क्या वो डायरेक्ट कंपेयर करेगा, भाई यार एक 10% है, एक 9.8% है, तो 10% वाला ज्यादा होगा. नॉर्मल कॉमन पीपल यही करेगा. बट यहां पर अपन को समझना है कि विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट. तो उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है. तो पहले तो फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करते हैं यार. 10% हाफ एयरली, तो इसका हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 into 100. अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट करा था, तो इजी है अपने लिए इफेक्टिव रेट निकालना. थोड़ा सा फास्ट लिख देता हूं मैं, क्योंकि जस्ट अभी कैलकुलेट करके दिया आपको. दैट वाज 1.1025 माइनस 1 into 100, तो दैट इज 10.25%. ये अभी कैलकुलेट करा, इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया, क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट. सेकेंड वाले को जिसको कंपेयर करना है, दैट इज 9.8%, बट ये क्वार्टरली है. इसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया. तो इसके लिए आई जब कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 डिवाइड बाय 4 into 100 होगा. क्यों? क्योंकि ये क्वार्टरली लिखा है. तो अब ये डिवाइड बाय हो गया 4 into 100. अगर ये 4 into 100 हो गया तो इसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0245. ठीक है. अब ये 0245 हो गया तो इसका इफेक्टिव रेट आ जाएगा अब इसकी वैल्यू आपके पास गिवन होगी, देखो आप, और यही आपको हिंट भी देता है कैलकुलेशन की. देखो आपके पास
क्वेश्चन में गिवन था 1.0245, तो मैंने वहीं से देखा, मैंने और कुछ नहीं देखा, मैंने वहीं देख लिया कि यार 9.8 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 डेसिमल में करने थोड़ी बैठा मैंने देखा यार वो हिंट में दे रखा है। अब हिंट में दे रखा है तो क्या दिया होगा, पावर 4 है, क्वार्टरली का ही दिया होगा, तो उसको चेक कर लो, वहीं से पकड़ लो कि यार 0.0245 वही है, उसको कहां कैलकुलेट करने बैठना है। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, जब वैल्यूज गिवन हो ना उसको कितना अच्छे से यूज करते हो, ये बहुत बेनिफिट होगा इस चैप्टर में, वरना आपका टाइम कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अब उसकी वैल्यू तो गिवन है, देखो वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है 1.1017 माइनस 1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा मेरा 10.17%। अब देखा जाए तो यार 10.17% इसका इफेक्टिव रेट आया और उसका कितना आया था मेरा 10.25, तो इसलिए अब कंपैरिजन में ये ज्यादा है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटर है, मैं वहां इन्वेस्ट कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आप इसको लिख लो। इसके बाद सिर्फ एक छोटी सी चीज और बतानी है, कंटिन्यूसली, मतलब कंपाउंडिंग लगातार होती है तो क्या होता है, फिर अपन एन्युटी पे चले जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली का सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू गिवन होती है, बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल है बेटा। कंटिन्यूसली हो तो e की पावर i -1, और e की पावर जो i है उसकी वैल्यू गिवन होगी, i आपको कैलकुलेट करना आता है, दैट इज r अपॉन m इंटू 100, ये डायरेक्ट है। इसके ऊपर फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक बार पेज नंबर 614 का एग्जाम्पल 3 का सेकेंड पार्ट आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, आराम से घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कोई और लॉजिक नहीं है, सिंपल। ये मैंने पहले क्यों कराया, क्योंकि आपको उससे पहले आना चाहिए। CAGR वगैरह अपन बाद में कर लेंगे, नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द टॉपिक एन्युटी, जिसके लिए आप पढ़ने आते हो, समझने आते हो कि यार एक्चुअली एन्युटी क्या होता है, तो उसको करेंगे। जिस सीक्वेंस से मैं पढ़ा रहा हूं उस सीक्वेंस पे ज्यादा ध्यान देना, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, उसी में आपका EMI वगैरह सब कवर होगा बेटा। एक्चुअली EMI कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से ही EMI का फॉर्मूला बना है, जो वो EMI का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंकिंग फंड कुछ नहीं है, जैसे फ्यूचर वैल्यू, तो इसलिए एन्युटी का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आना जरूरी, अगर वो नहीं आया तो दिक्कत होगी। एन्युटी क्या है, जब आप रेगुलर इंटरवल में पेमेंट्स करते हो या इंस्टॉलमेंट पे करते हो, एक रेगुलर इंटरवल में करते हो, तो दैट इज नोन एज एन्युटी। When the payments are done in a regular interval, that is known as annuity. अब एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 + i की पावर n। ये अमाउंट को ही आप फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हो और p को प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हो। अब आपको लगेगा सर ये तो सेम चीज हो गई, ऐसा क्यों? इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो। आपके पास अभी समझो 100 रुपए है ना, 100 रुपए है, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%। आपने ये 100 रुपए जाकर बैंक में जमा करे, तो बैंक आपको 1 साल बाद कितने रुपए देगा? 110 रुपए। आपने एक बार 100 रुपए जमा करे और बैंक ने 1 साल बाद एक ही बार में वो आपको 110 रुपए दे दी, तो 100 उसकी क्या हो गई? आज की वर्थ, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए प्रिंसिपल को भी प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और 110 आपकी क्या हो गई? फ्यूचर वैल्यू, 1 साल बाद की वैल्यू, तो दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू। तो भैया क्या होता है, आप कई बार सिर्फ इस वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि यार प्रेजेंट वैल्यू लिखा है या फ्यूचर वैल्यू लिखा है, मतलब वो एन्युटी का ही क्वेश्चन है। नहीं, सबसे पहला पॉइंट ये आता है जब रेगुलर इंटरवल में पेमेंट्स करे गए तभी वो एन्युटी का क्वेश्चन है, वरना वो एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है।
दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब एन्युटी कैसे होती है? दो टाइप्स की होती है। एक आपकी होती है फ्यूचर वैल्यू, एक आपकी बनती है प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले अपन फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट वन। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट, विच इज एन इन्वेस्टमेंट। आप एक बात बताओ, कई बार आपके घरों में बैंक वाले आते होंगे, कोई स्कीम्स बताने आते होंगे कि यार आप हमारे यहाँ इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, या 4 साल बाद इतना पैसा मिलेगा। या आपके पेरेंट्स को समझाते होंगे, आपके जब बच्चे 18 साल के होंगे, वैसे तो आप हो ही चुके हो कई जने, कि 18 साल के होगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि इनके एजुकेशन के लिए आपको टेंशन नहीं होगी। वो आपसे पेरेंट्स से क्या चाहते हैं? टू लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। वो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। हमेशा कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट के लिए नहीं करते, हमेशा किसके लिए किया जाता है? टू सिक्योर द फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट कीवर्ड दैट यू हैव टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन हो कि आप रेगुलर इंटरवल में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 110% ही इज एक्सपेक्टिंग दैट आप फ्यूचर वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ द सेकंड वर्ड इज सिंकिंग फंड। ये टॉपिक आपका लिखा भी है बुक में, आप देखोगे एमएल में लिखा हुआ है टू फाइंड द सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड को समझो। सिंकिंग फंड भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। इसको अपन सिंपल भाषा, सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। समझो मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू करा, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली। उसके क्या थे? उसका एक मशीनरी खरीदी गई, जो मशीनरी आई अराउंड 20 लाख की। अब इतनी जब महंगी मशीन्स होती है ना, तो इनका एक लाइफ स्पेन दिया जाता है। उसका लाइफ स्पेन कंपनी ने कोट करा कि यार 15 साल बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि उससे जो मुझे प्रॉफिट्स होंगे, जो प्रोडक्ट बेचकर, तो उससे जो मुझे प्रॉफिट्स होंगे उसमें से थोड़ा सा पार्ट में इन्वेस्ट करता जाऊंगा 15 साल तक, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में मुझे 15 साल बाद ये मशीन दोबारा खरीदनी पड़ेगी। मैं उसके लिए एक फंड बनाऊंगा। और बाय चांस समझो अगर मैंने ये फंड नहीं बना, तो 15 साल बाद जब मेरी मशीन खराब होगी तो मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मेरा बिजनेस डूब जाएगा। तो अब उस डूबते हुए बिजनेस को कौन बचा सकता है? ये जो मैंने फंड बनाया है। आई कैन अगेन बाय द न्यू मशीन और मेरी वर्किंग स्मूथली चलती रहेगी। तो मेरे डूबते हुए बिजनेस को ये फंड बचाएगा, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? सिंकिंग फंड। अब इसके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे भी होगा, जो भी पर्पस होगा वो पहले से डिसाइडेड होगा। पर ये जो फंड है, मैं अपनी पर्सनल लग्जरी पे खर्च नहीं कर सकता। अगर खर्च करूंगा तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा। इसका पर्पस ऑलरेडी पहले डिसाइडेड होता है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है, बट इसका नाम क्या होता है? सिंकिंग फंड। जब भी सिंकिंग फंड होता है, अगेन वी आर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू। फिर इसके बाद नेक्स्ट, या तो वो डायरेक्ट बोल देंगे फ्यूचर वैल्यू निकालो या अमाउंट निकालो। अब इसमें भी दो टाइप के आपके एन्युटी बनती है। एक होता है ऑर्डिनरी, एंड ऑफ द पीरियड। एक होता है एन्युटी ड्यू, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। मतलब आप जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, अगर आप ईयरली पे कर रहे हो तो ईयर के स्टार्टिंग में पे कर रहे हो या एंड में पे कर रहे हो। देयर आर टू ऑप्शंस। अगर आप एंड में पे करते हो तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, और अगर स्टार्टिंग में पे करते हो तो एन्युटी ड्यू या इमीडिएट भी कहा जाता है उसे। तो इसमें अब क्वेश्चन में क्या आता है कि आपके दो टाइप के फॉर्मूले इसमें रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। P1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। एन्युटी ड्यू में सेम फॉर्मूला है, बस इस बात का फर्क आ जाता है कि यार एक बार का इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा क्योंकि आपने जल्दी पे कर दिया। ठीक है, अब यहां पर अपन एक सीक्वेंशियल वापस डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे चलता है।
फिर लास्ट तक उसको फ्यूचर वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वो क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं। ये कैसे क्लियरिटी आती है? ये क्लियरिटी इस चीज से आती है कि वहां ये मेंशन हो कि यू आर पेइंग अ इंस्टॉलमेंट ऑन अ रेगुलर इंटरवल। अगर रेगुलर इंटरवल में आप पेमेंट कर रहे हो तभी वो एन्युटी का क्वेश्चन है, वरना वो एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। अब एन्युटी दो टाइप की होती है, या तो आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हो या प्रेजेंट वैल्यू। अभी अपन ने सिर्फ फ्यूचर वैल्यू के कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करें, दैट इज सिंकिंग फंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर वैल्यू एंड अमाउंट। उसका पर्पस भी क्लियर। अब फ्यूचर वैल्यू में भी दो टाइप की एन्युटी बनती है कि आप पेमेंट्स कर कैसे रहे हो, आप स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड कर रहे हो या एंड ऑफ द पीरियड। अगर एंड ऑफ द पीरियड है तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, स्टार्टिंग कर रहे हो तो एन्युटी ड्यू। अब मैं इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, उसको याद रखना। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि स्टार्टिंग या एंड, स्टार्टिंग या एंड, तो वो हमेशा ऑर्डिनरी कंसिडर होता है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, वहां मेंशन नहीं है स्टार्टिंग या एंड, तो दैट इज ऑर्डिनरी एन्युटी। अब इसकी इंस्टॉलमेंट पी से डिनोट होती है, जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, और एन होता है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब इसमें भी क्या रहता है, हमेशा जो फ्यूचर वैल्यू रहती है वो टोटल इंस्टॉलमेंट से ज्यादा रहेगी, वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू इज द पेमेंट विथ इंटरेस्ट। अब ये फॉर्मूला है आपका फ्यूचर वैल्यू का, इसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दो तीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको कराऊंगा, आप जरा ध्यान देना। सबने मुझे लगता है फॉर्मूला लिख लिया होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हर एक चीज समझना। पेज नंबर लिखवा रहा हूं, उस पर मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं वो वाला। पेज नंबर 597। ठीक है, अ फर्म anticipated an expenditure of 5 lakh for a plant modernization at the end of the 10 years from now। मतलब एक कंपनी क्या चाह रही थी कि यार वो 5 लाख रुपए खर्च करेगी प्लांट्स के मॉडर्नाइजेशन पर, वो भी 10 साल बाद। How much should the company deposit at the end of the each year into the sinking fund, earning an interest of 5% per annum? अब वो आज से एक प्लानिंग करते हैं कि यार हमको 10 साल बाद के लिए एक सिंकिंग फंड बनाना है कि यार प्लांट्स को वापस उनके ऊपर कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा करने पड़ेंगे उनको वापस अच्छे से मेंटेन करने के लिए। मतलब वो फ्यूचर में चाहते हैं इतना खर्चा करना, और हर बार उनकी क्या इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, कितना पे करना पड़ेगा कि फ्यूचर में उनको 5 लाख रुपए चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट में गिवन क्या क्या है। आपको फ्यूचर में जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू, वो कितनी है 5 लाख, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% और टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ही है ना, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले अपन आय निकालते हैं, यहां कुछ नहीं मेंशन तो हमेशा ईयरली रहता है, एट द एंड ऑफ द ईयर बोला भी है। 1 into 100 दैट इज 0.05 और आपका n हो गया 10। अब मुझे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मालूम है, यहां एंड ऑफ द ईयर लिखा है, मतलब 110%, ये क्या हो गया ऑर्डिनरी का। उसका फॉर्मूला लिखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था पर एक प्रैक्टिस जरूरी है, फिर अपन इंपॉर्टेंट पे जाएंगे। इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, पावर 10। ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये 1.05 की पावर 10 ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है। अगर ये बुक में नहीं दे रहे हैं ये इनकी गलती है एमएल वालों की, ये आपको एग्जाम में वैल्यू गिवन होगी।
डोंट यू वरी, 1.05 की पावर 10 जो है ना, ये वैल्यू गिवन होगी, कभी लॉग टेबल से नहीं देखनी पड़ेगी आपको बेटा, इसकी टेंशन नहीं लेना। पास 3 साल के सारे पेपर्स देख लो, ये हमेशा वैल्यू गिवन होती है, इसलिए अपन ये वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, 29, तो ये हो जाएगा 1.629 माइनस 1.055 लाख। तो अब मुझे इसमें P कैलकुलेट करके आप बताओगे, आप चैट में आंसर लिखोगे तो मैं लिख दूंगा। ये सिंपल फॉर्मूला लगाना सीखा, बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन। भाविका, शुभम, जानिया, विवेक, कोई भी, अदर देन दैट ऑल्सो। इसका कैलकुलेशन करो और आंसर लिख दो। चलो, भाविका पूरा कैलकुलेट करा है ना बेटा? ये भी प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए बोला, मैं भी चाहता तो मैं बोल सकता था कि वो देख लो, बट आपकी ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फॉर द सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सेकंड, पेज नंबर 598, इसको पढ़ो भी और मैं क्वेश्चन में एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, मिस्टर एक्स प्लान्स टू, नहीं, a machine costing 2 lakh has an effective life of 7 years. The scrap value is 30,000. अभी मशीन की कॉस्ट है 2 लाख, टाइम इफेक्टिव लाइफ 7 years, स्क्रैप 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, न्यू कॉस्ट 3 लाख आफ्टर 7 years। ठीक है, इजी है। अब अपन इसको समझते हैं, ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे काम करता है बेटा। यहां पर आप एक बात समझो कि एक मशीन खरीदी गई जो अभी 2 लाख की थी, ठीक है, खरीदी, 7 साल तक काम करेगी, 7 साल बाद मुझे नई मशीन खरीदनी। जो वो पुरानी मशीन जो कबाड़ हो गई या खराब हो गई उसे कहते हैं, तो उसकी वैल्यू इन्होंने दी है यहाँ, दैट इज 30,000। और मुझे जो नई मशीन खरीदनी है उसकी कीमत दी है, उसकी कॉस्ट दी है 3 लाख। मतलब मुझे 7 साल बाद 3 लाख की जरूरत है। पहले तो यह समझ में आया, जब 3 लाख की जरूरत है तो पहले तो मुझे वो जो पुरानी स्क्रैप है वो मैं अपने पास तो नहीं रखूंगा संभाल के, अब वो मैं बेच सकता हूं, तो वो क्या करूंगा, मैं वो बेच दूंगा। तो सबसे पहले मेरे 3 लाख में से 30,000 कम कर दो। अब मेरी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है 2,70,000 रुपए, तो ये मेरी फ्यूचर रिक्वायरमेंट हुई, दिस इज माय फ्यूचर रिक्वायरमेंट, स्क्रैप माइनस कर दिया मैंने। तो अब ये क्या हो गई, मेरी फ्यूचर वैल्यू जो मुझे रिक्वायर्ड है, दैट इज माय फ्यूचर वैल्यू। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 5%, तो दैट इज 5/1 into 100, 0.05, n हो गया 7।
मेरे पास फ्यूचर में रिक्वायर्ड थी 2,70,000 रुपए। फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट लिखा था। 0.05 पावर 7 माइनस 1 0.05। आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने इसमें ना सीधे सीधे क्या करा है, ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लगाया। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था स्टार्टिंग या एंड। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता स्टार्टिंग या एंड तो इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्डिनरी एन्युटी। अब सिंपल मुझे ये इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इसकी वैल्यू गिवन होगी, डोंट यू वरी। 1.05 की पावर 7, ये वैल्यू अभी नहीं गिवन है पर वहां गिवन होगी। आप ये वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर लो। पुराने पेपर्स आप देख सकते हो, हर बार ये वैल्यू गिवन थी। कैलकुलेशन करो और मुझे पी की वैल्यू बताओ। आपको ये कैलकुलेशन खुद करना है, जरूरी है बेटा, आपकी ये प्रैक्टिस होना जरूरी है। डू दैट। बाकी जो भी है क्लास में प्लीज एक्टिव रहो, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और थोड़ा सा चैट में लिख दो, बात कर लो, क्या बुराई है। आपको स्क्रैप का कंसेप्ट समझ में आया, सब कुछ क्लियर हो रहा है तो यस लिख दो एटलीस्ट। मैं बता रहा हूं आज की सेशंस में, आज और कल में, ये आपके 15 नंबर का हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा बेटा। बस आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है उसमें। पी की वैल्यू बताओ बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंट है। यही आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। अब बेटा एग्जाम्पल थर्ड एक और करेंगे बस, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे दूंगा फॉर अ प्रैक्टिस जो आप खुद से कर सकते हो। एक और चीज मैं समझा दूं अच्छे से, क्या क्या वो कहते हैं, क्या बोलते हैं। मेरे को मेनली लैंग्वेज आपके साथ डिस्कस करनी। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस अनसॉल्व या एग्जाम्पल, बट मेन है लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ो और समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या, मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन। देखो अपने बेटे के लिए वो पैसे बचाना चाहते हैं 10 साल बाद के लिए। यार वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कॉस्ट ऑफ दिस स्टडीज वुड बी 1 लाख। बड़ा सस्ता काम करवा रहे हैं। आजकल का वैसे क्राइटेरिया चेंज हो गया, 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको हायर स्टडीज के लिए अराउंड, अच्छी जगह पे अगर अच्छी कंट्री में पढ़ने जाना है तो। हाउ मच शुड ही सेव एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर टू एक्यूमुलेट। यहां पर एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, वहां लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। अब एट द बिगिनिंग लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऐसा कुछ लिखा हो, एट द बिगिनिंग लिखा है, इसका यह मतलब है कि ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एन्युटी ड्यू। अब यहां पे क्या हो रहा है, दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ द 10 years if the interest rate is 12% compounded annually। तो यहां पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, दैट वाज 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, टाइम 10 years। तो यहां पे आई हो गया 12 डिवाइड बाय 1 into 100.12, एन हो गया 10। अब 1 लाख रुपए यहां पर नहीं, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं। क्यों? क्योंकि ये एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है।
एनी ड्यू का क्यों है, वापस सुनो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। पावर 10 -1 इसकी वैल्यू आपके पास गिवन होगी, 1.12 की पावर 10 की वैल्यू आपको गिवन होगी, टेंशन नहीं लेना इसकी। क्या वैल्यू है यहाँ पर, इन्होंने तो ये वैल्यू डायरेक्टली यूज कर ली है, विदाउट लॉग नहीं दी हुई है, दैट इज 3.477। आप ये वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे। तो P की वैल्यू बताओगे, ये करो, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, फिर अपन प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस करेंगे। अपना कंसेप्ट यही है कि प्रेजेंट वैल्यू, एमोटाइजेशन, ये सब आज हो जाए। अगर ये आज हो गया तो कल एक छोटा सा पार्ट बचता है और फिर आपके क्वेश्चंस बचते हैं। तो मेरा यही मतलब है कि कल मैं आधे सेशंस में आपका कंसेप्ट कंप्लीट कर दूंगा और आधे सेशन में मैं फ्री कर दूंगा कि आप कोई भी डाउट पूछ पाओ, कोई भी डाउट, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए बेटा। P की वैल्यू कैलकुलेट करो, जल्दी थोड़ा सा। देखते हैं पहले कौन आंसर देता है। ये आ गया सबका, बताओ मुझे, सबका आ गया क्या? बढ़िया, आ गया तो यस लिखो। और एक्सरसाइज 12.2 का आप मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 3rd, 5th, 6th और एक 7th कर लेना, बस ये आपका टॉपिक एंड। सिर्फ कौन सा, फ्यूचर वैल्यू सिंकिंग फंड वाला। अब अपन नेक्स्ट वाला करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें वो बार बार वर्ड यूज कर लेते हैं ईएमआई। तो डोंट यू वरी, उसमें एमोटाइजेशन वगैरह सब कवर होगा। फिर अपन परपेचुइटी पे जाएंगे। दिस इज फॉर योर होमवर्क और से प्रैक्टिस। वापस अगेन थ्योरी, एन्युटी। व्हाट डू यू मीन बाय एन एन्युटी? एन्युटी मालूम क्या होता है? जब आप रेगुलर इंटरवल में पेमेंट करते हो तो उसे एन्युटी कहते हैं। एन्युटी मीन्स द पेमेंट्स आर डन इन अ रेगुलर इंटरवल, दैट इज एन्युटी। अब एन्युटी दो टाइप की होती है, एक फ्यूचर वैल्यू, एक प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू के कीवर्ड्स, सबसे पहले लोन। आप इसको है ना थोड़ा सा और अच्छे से एक सिंपल एग्जांपल से समझो, आपको मजा आएगा, उसको समझ में आएगा कि यार वो क्या कहते हैं, उसको क्यों बोलते हैं ऐसा। जैसे समझो, मुझे है ना, जैसे सबसे ज्यादा नाम आज किसका है, शुभम, एक्टिव इन द क्लास।
मेरे को लगता है आज बहुत डांट सुनी है मम्मी से कि पढ़ ले, इसलिए एक्टिव है इतना। तो शुभम से मुझे समझो 110 रुपए लेने थे 2025 में। मैं उसके पास आज ही चला जाता हूँ, यार मुझे तो है ना अभी दे दे, अभी दे दे, 100 रुपए मेरे को, जो 110 रुपए लेने ना वो अभी के अभी दे दे। जब मैं उससे 110 रुपए जो मुझे 2025 में मांगने थे, अब मैं उससे बोलता हूं कि यार मुझे 1 जनवरी 2024 को ही आज है ना 100 रुपए दे दे, 110 रुपए। तो यार ये बोलेगा शुभम कि यार मैंने तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि मुझे 110 रुपए आपको देने, कब देने, 1 साल बाद। कब देने, 1 साल बाद। आप मुझसे आज के मांग रहे हो, और आज मांग रहे हो, और आज भी पूरे 110 मांग रहे हो, मैं नहीं दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले साल आना। फिर मैं उसको क्या करता हूँ, एक ऑफर देता हूँ, ऑफर देता हूँ कि मुझे यार 100 रुपए दे दे या उससे थोड़े से कम दे दे, मेरा काम निकल जाएगा। और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 10%। तो यार उस पैसों की अगर आज की बात की जाए, तो आज तो उस पैसों की 100 रुपए ही वर्थ है ना बेटा। 1 साल बाद के 110 रुपए हैं, पर आज उसकी वर्थ क्या है, 100 रुपए। तो अगर मैं उससे आज प्रेजेंट में पैसा मांगूंगा तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, या उससे थोड़ा कम दूंगा, ज्यादा मांगूंगा तो वो मुझे मना कर देगा। तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जो पैसा आपको पहले मिल जाता है, दैट
अब वॉइस क्लियर है बेटा? क्लियर है? रिप्लाई करो, अपन आगे का ये थ्योरी कंप्लीट करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बोल दूंगा प्रेजेंट वैल्यू से। आज ओके बेटा, वो थोड़ा सा वो बैटरी लो हो गई थी, हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। अच्छा फाइनली नेहल है क्लास में? मेरे को तो लगा है ही नहीं, रिप्लाई आ गए उसके। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, अच्छा तनिष पालीवाल भी है। कीवर्ड्स जो मैंने बोला था, जैसे फिर से अपन स्टार्ट करते हैं विद एन एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी मींस अ पेमेंट जब रेगुलर इंटरवल में किया जाता है तो उसे एन्युटी कहते हैं, है ना? जब रेगुलर इंटरवल में पेमेंट किया जाता है उससे एन्युटी कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया, है ना? इसी में मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू बताई थी। प्रेजेंट वैल्यू में मैंने आपको ये बताया था एक एग्जांपल, जैसे मुझे शुभम से 1 साल बाद 110 रुपए लेने थे, मैं आज ही उसके पास चला गया और मैं बोलता हूं कि यार मुझे 110 रुपए दे दो, एंड द मार्केट रेट इज 10%। तो यार शुभम मुझे क्या जवाब देगा? व्हाट वाज अवर कॉन्ट्रैक्ट? मैं आपको 1 साल बाद 110 दे दूंगा, मैं आज क्यों दूं? तो मैं उसके पास फिर सेकंड ऑफर देता हूं कि यार मुझे तू 100 या उससे थोड़े से कम दे दे, पर मेरा काम निकल जाएगा तो दे देगा। तो क्या होगा? शुभम अब रीथिंक करेगा, क्योंकि द मार्केट रेट इज 10%। तो आज का उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 100 रुपए ही हुई ना, तो वो सोच सकता है कि यार चलो 100 रुपए मैं आपको दे दूंगा, मार्केट के हिसाब से सही है, आप सही डिमांड कर रहे हो। तो दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू। जो 100 रुपीज थी वो दैट वाज योर प्रेजेंट वैल्यू, और जो 110 थी दैट इज माय फ्यूचर वैल्यू। तो हमेशा बात ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? जो पैसे आज की उसकी वर्थ है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। तो हमेशा जब भी अपन लोन लेते हैं, जैसे एक सिंपल सी बात करें लोन लेने की, तो लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे दिया जाता है। जैसे अगर फ्यूचर वैल्यू पे दिया जाता तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा लोन मिलता, वो सबसे ज्यादा एलिजिबल हो जाते। कोई आप में से एमबीए करेगा, कोई सीए करेगा, कोई अच्छी पोस्ट पर जाएगा। हाँ अगर पढ़ोगे तो, बाकी तो तुम जानते हो क्या करोगे, वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, पर सपने देखना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि यार आप लोग क्या कर सकते हो कि यार फ्यूचर के हिसाब से कभी लोन नहीं दिया जाता, लोन इज ऑलवेज गिवन ऑन द प्रेजेंट वर्थ। तो सबसे पहला कीवर्ड हुआ लोन। सेकेंड बोरो, सेम थिंग। थर्ड इज मशीनरी। कोई भी मशीनरी खरीदी जाती है या प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे खरीदी जाती है। और अगर मशीनरी फ्यूचर वैल्यू पे खरीदी जाती तो हमेशा हर कोई है ना आईफोन लेता, बोले यार अगले आने तक तो ये 50,000 का हो जाएगा, अभी 1,10,000 का है। तो हमेशा कोई भी ऐसी जो मशीनरी है इस पे जो लोन दिया जाता है वो हमेशा प्रेजेंट वर्थ। और ऐसी प्रॉपर्टी पे अगर लोन होता, क्या होता? प्रॉपर्टी पे होता तो वो फ्यूचर पे होता। ये बेटा मैं विभू मैं एन्युटी पढ़ा रहा हूं, वो भी फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स की, उसमें भी प्रेजेंट वैल्यू वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो ईएमआई को कवर करेगा। ईएमआई का जो आपको फॉर्मूला दिया रहता है वो एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला है, इसलिए उसको डिटेल में बता। ठीक है, मशीन, प्रॉपर्टी या लीजिंग या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज एक बार और बता देता हूं, इससे आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्या होता है, जैसे समझो मेरा और मेरे कलीग हैं पुष्पेन सर, उनका मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपकी बुक अकाउंट्स की मैं चलाऊंगा। ठीक है, अब मैंने बोल दिया यार मैं आपकी बुक चलाऊंगा, ठीक है, मेरी कंपनी उसको है ना रॉयल्टी पे करती थी और मेरे पब्लिकेशन में वो बुक छपती थी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 1 लाख रुपए हर साल दूंगा रॉयल्टी के नाम पर, और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया 20 साल का। 12 साल बाद सर ने अपडेशन बनना बंद कर दिया, मेरी कंपनी को लॉस हो रहे थे। मतलब सर अब मैं नहीं बेच पाऊंगा आपकी बुक। जब यार अपडेशन बंद कर दिया तो मेरी कंपनी क्यों लॉस झेलेगी? अब मैं गया, मैंने बोला यार मेरे को नहीं बेचनी, तो सर का जवाब आया अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का था? 20 साल का, तो 8 साल बचे, पैसे दे दे चले जा। तो मैंने क्या करूंगा, क्या उनको
8 लाख रुपए तो मेरे को अगर जो धीरे धीरे देने हैं मेरे को वो आज पूरे डिमांड करेंगे तो क्या मैं पूरी वैल्यू दूंगा कि उस पैसों की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा? ही इज आस्किंग द मनी अपफ्रंट। अपफ्रंट मांग रहे मतलब प्रेजेंट में मांग रहे, प्रेजेंट में मांग रहे मतलब मैं उनको प्रेजेंट वैल्यू दूंगा ना, 8 लाख पूरे थोड़ी दूंगा। जब भी ऐसा होता है कि पैसे की डिमांड पहले आती है तो मैं हमेशा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। क्या कैलकुलेट करता हूं? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उनको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होते हैं। कई बार आप सुनते हो ना ये कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन ब्रेक हो गया, तो ब्रेक करने की ये कंडीशंस होती हैं। वी हैव टू पे द प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें भी दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, ऑर्डिनरी, एन्युटी, ड्यू, एंड ऑफ द पीरियड, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। अब बेटा इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं इसमें वही एक बार के इंटरेस्ट का फर्क आता है। ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, या ए सेम फॉर्मूला सिर्फ एक बार के इंटरेस्ट का फर्क आएगा इनटू में 1 प्लस आई। ठीक है। अब बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इसकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट से डिनोट है। हर एक के पीछे लॉजिक होता है। आपने फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट अभी मेरे साथ थोड़ी देर पहले देखी, उसकी इंस्टॉलमेंट जो डिनोट हुई वो पी से डिनोट हुई, इसकी इंस्टॉलमेंट ए से डिनोट। देयर इज अ डिफरेंस। यहां पे आपने लोन लिया, जब उसको रीपे करते हो तो विद इंटरेस्ट पे करते हो ना। ये जो आपने इंस्टॉलमेंट बना रहे हो ये इसमें आप इंटरेस्ट जोड़ के देते हो ना। इंटरेस्ट जोड़ के जब दिया जाता है तो वो अमाउंट से डिनोट होता है, और जब बिना इंटरेस्ट के था तो वो प्रिंसिपल से डिनोट हुआ। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस ना। एक क्या है विद इंटरेस्ट है और एक विदाउट इंटरेस्ट है। ये जो इंस्टॉलमेंट है ये विद इंटरेस्ट है, इसलिए ए से डिनोट। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा रट लें। ठीक है। और एन तो मालूम ही है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, द टोटल इंस्टॉलमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू होती है यही आपका लोन होता है। हमेशा लोन से तो टोटल ज्यादा ही पे करोगे ना, विद इंटरेस्ट पे करोगे तो, इसलिए हमेशा इसमें टोटल इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक जगह पे आपका प्रेजेंटेशन चेंज होता है, उससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बहुत डिटेल में वो भी लिखवा। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखवाया ऑर्डिनरी वाला, क्या लिखवाया? ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस है। अब आपको गिवन से चलना पड़ेगा। अगर गिवन में माइनस पावर में दे रखा है तो यही फॉर्मूला काम आएगा, बट कई बार वो पॉजिटिव दे देते हैं और फिर भी प्रेजेंट वैल्यू पूछते हैं, तो वो क्यों करते हैं? इसी फॉर्मूले को आप चेंज कर सकते हो। ये लिखा पावर नेगेटिव, नीचे जाके पॉजिटिव होता है। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो समझ में आना चाहिए इतना तो। एलसीएम लिया, ये ऊपर चला गया और ये अपॉन में आई, तो ये बन जाता है फॉर्मूला फिर ठीक है। अगर पावर पॉजिटिव गिवन है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर पावर नेगेटिव गिवन है तो ये वाला यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूले मैंने इसलिए लिखवाए कि कभी कभी बुक में आप देखोगे तो लास्ट वाले से आंसर गिवन है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने दोनों आपको डिटेल में लिखकर दिए हैं। अभी तो क्या बेटा रिवीजन के हिसाब से टाइम, वरना मैं इसके प्रूफ भी करा सकता हूं आपको कि ये फॉर्मूला बना भी कैसे। बहुत इजी है। जैसे प्रिपिचिटी का तो एटलीस्ट मैं आपको बताऊंगा ही कि वो फॉर्मूला कैसे बना, कि आपको याद करने में आसानी हो जाए, बहुत इजी हो जाए।
ठीक है, जरा आप इसको आराम से लिख लो, इसके ऊपर अपन एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, क्लियर है, वो जरूरी है। जल्दी से जरा लिख लो, एक बार अच्छे से फॉर्मूला पढ़ लो, अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है यार, ये हमने पढ़ लिया, अच्छा आ गया। ठीक है, पेज नंबर 601, एग्जाम्पल सेकेंड। यार मिस्टर शर्मा बोरोड 10 लाख फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ हाउस। अब ऑब्वियसली बात है, उसने लिखा है कि 10 लाख रुपए उसने लोन लिया है घर लेने के लिए। ही डिसाइडेड टू रीपे द लोन बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे ही उसने लिख दिया इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, जैसे ही इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पढ़ा तो ये हो गया एन्युटी का क्वेश्चन, है ना। इन 10 years, द टाइम पीरियड इज 10 years, 10 साल में हर महीने में वो उसको रीपे करना चाहते हैं। इफ द बैंक चार्जेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% कंपाउंडेड मंथली, कैलकुलेट द ईएमआई। वो ईएमआई पढ़ के कंफ्यूज मत हो, दैट इज इंस्टॉलमेंट ना, इंस्टॉलमेंट ही तो हुई, जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसको ईएमआई बोल दो, बात तो वही है। तो यहां पर लोन जो होता है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, तो प्रेजेंट वैल्यू थी 10 लाख रुपए, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%, टाइम 10 years। अब इंपॉर्टेंट बात है आय कैसे निकलेगा। आय होगा 9 डिवाइड बाय इस बार 12 इंटू 100। वाई 12 इंटू 100, क्योंकि मंथली लिखा है, एन की वैल्यू 12 हो गई। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 0.0075 और एन हो जाएगा, यार एक साल में 12 बार कैलकुलेट होगा तो टोटल इंस्टॉलमेंट वुड बी 120। 10 इंटू 12, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो यहां पर ईएमआई पूछा गया है, आपका प्रेजेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड मेंशन नहीं है। जब भी मेंशन नहीं होता तो ऑर्डिनरी का होता है, ये पॉइंट याद रखना। अब यहां पर वैल्यू देखो ये वैल्यू बहुत काम की चीज हो जाती है। मैं क्यों रुका यहां पर कि यार इन दोनों में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। आप जल्दी से रिप्लाई कर दो कि पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं वो लिख दूंगा। आपके रिप्लाई का मैं 1 सेकेंड वेट करूंगा, आपको टाइम दूंगा, आप रिप्लाई कर पाओ, फिर मैं लिख दूंगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, चलेगा। 1 मिनट लगता है, थोड़ा सा वो लैक होता है, 1 मिनट लगता है यूट्यूब पे आंसर आने में, चलेगा। बढ़िया, भाविका का रिजल्ट आ भी गया, रिजल्ट आंसर भी दे दिया पॉजिटिव। सबको क्लियर हुआ। अपन को गिवन के हिसाब से फॉर्मूले को चूज करना है, इसलिए मैंने दोनों लिखवाए। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि यार पावर में पॉजिटिव वैल्यू गिवन है कि नेगेटिव गिवन है, पॉजिटिव। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर वैल्यू डालते हैं, अच्छा रहेगा। आप लोगों की एक बार और लिख लेते हैं, क्या बुराई है। दैट इज 10 लाख आपका लोन, ए 1 प्लस 0.0075 की पावर 120 माइनस 1.0075 और 1.0075 की पावर 120। वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल के आप लोग मुझे दोगे। क्या वैल्यू है, 2.4514 माइनस 1 .
ए निकाल के बताओ। इजी। अब मुझे लगता है उसका एक एक स्टेप वाइज समझ में आया होगा कि ये कैसे अप्लाई करा, क्यों अप्लाई करा। लिख लो बेटा। और ए की वैल्यू बताओ। जल्दी से कैलकुलेट करके। कोशिश मेरी यही है कि एक एमोटाइजेशन वाला और इंस्टॉलमेंट वाला भी क्वेश्चन हो जाए, तो एटलीस्ट आपका कंसेप्चुअली वो खत्म हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा टॉपिक बचता है, एक CAGR, एक है ना आपका, उसके अलावा क्या बचता है आपका, प्रिपेचिटी बचती है और डेप्रिसिएशन बचता है। जस्ट 3 टॉपिक्स जो इजीली कल कंप्लीट भी हो जाएंगे, फिर अपन डाउट्स भी ले पाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर। ठीक है, ये हो गया है सबका। अब सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सीधे मैं डिफिकल्ट वाले पे जा रहा हूं कि आपका कंसेप्ट खत्म हो पाए टाइम से। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो आप सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बुक से थोड़ी डिफरेंट मेथड बताऊंगा, तो एक्टिव भी रहेंगे सब। पेज नंबर 604, एग्जाम्पल 6। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। आपका बहुत कुछ कवर होगा, और ये मत सोचना कि आपको स्कूल के टीचर्स बोल देंगे आया नहीं, आया हुआ एग्जाम में। अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो एमोटाइजेशन पे क्वेश्चन आया है। यू कांट लीव द टॉपिक, ठीक है। अ लोन ऑफ ₹2,50,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% मंथली। तो लोन लिखा है, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू है 2,50,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, मंथली लिखा है, एंड इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ ऑफ 5 years। तो टाइम है, तो अपन पहले आय तो लिख ही देते हैं। 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, दैट इज 0.005, एंड एन हो जाएगा आपका 60। 1 साल में 12, 5 साल में 60। अब यहां पर क्या क्या क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बहुत ध्यान से। पहला तो इजी है, द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट। तो सिंपल है, पहला क्वेश्चन तो आपको इंस्टॉलमेंट पूछी जा रही है, वो इजीली निकाल लेते हैं। इस बार डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था। अब फिर से फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, पॉजिटिव पावर की, तो अपन ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ठीक है, अब आप ये वैल्यू निकालो जल्दी से, कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करो। 1.005 की पावर 60 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है,
यूज करो, कैलकुलेशन करके ए की वैल्यू। पहला क्वेश्चन इजी है, इसमें जो 2-3 पार्ट्स है ना, वो एक एक पार्ट अपन को डिस्कस करना है। तो पहला वाला इजी है, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। मुझे भी लगे आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में, आंसर बताओगे तो अच्छा लगेगा। पर ऐसा नहीं कि एक दो ही रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हो आप, बहुत सारे जने रिप्लाई दे सकते हैं। मैं भी वेट कर रहा हूं उसी चीज का बेटा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपना बेटा। वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? 1.3489। सिंपल, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। मैं बता रहा हूं आपको, थर्ड और फोर्थ पार्ट में बहुत डिफरेंस लगेगा, जो उन्होंने करा और जो अपन करने वाले। फर्स्ट तो सिंपल डायरेक्ट सेम क्वेश्चन था, सभी जने आंसर जल्दी से बताएं, टाइम भी कम है। हो गया ये सबका? ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द 48th मंथ। यार उसने क्या पूछा कि 48th मंथ के स्टार्टिंग में कितना प्रिंसिपल बचा है। प्रिंसिपल वही होता है जो प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू वही होती है जो लोन बचा है। तो 48 मंथ की स्टार्टिंग में पूछा गया है, तो बहुत सिंपल है कि आज 40 महीने के स्टार्टिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रिंसिपल बचा है। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है कि टोटल मिला के कितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी है और कितनी बची है। 40 मंथ्स के स्टार्टिंग में मतलब 40 वाले जो इंस्टॉलमेंट थी वो तो एंड में पे करेगा ना, तो 40 वाली भी बची और उसके आगे की 20 बची, तो टोटल इंस्टॉलमेंट जो बची है वो n हो गया 21। आई आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो, सेम क्वेश्चन में आई चेंज नहीं होता। और आपके पास इंस्टॉलमेंट निकाल चुके हो 4832.69। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहां पर मुझे लोन निकालना है, कितना लोन बचा है, तो उसके फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। इस बार 21 माइनस 1.001। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यार ये जो 21 है ये कैसे आया भैया? 40 मंथ के स्टार्टिंग लिखा है, मतलब उससे पहले 39 मंथ्स हो चुके हैं, 39 मंथ्स का पेमेंट कर चुके हैं। तो 60 में से जब 39 जाता है तो 21 बचता है। दिस वॉज द लॉजिक इन द सेकेंड पार्ट। आप ये कैलकुलेट कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू गिवन है इसकी? 1.1104 माइनस 1.005 1.1104। बस आप कैलकुलेट करो और आंसर बता दो, सिंपल है। डायरेक्ट है बेटा ये, बस आपका लॉजिक ये होना चाहिए कि यार वो 21 कैसे है, वो क्लियर है तो हो जाएगा।
तनिष्क पालीवाल, क्लियर है बेटा? कुछ लिखना है? ठीक। नाउ द थर्ड विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कंफ्यूज ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेकंड का आप आंसर बता दीजिए। वैसे ये आंसर आ रहा है 96096.72। अब थर्ड पार्ट थोड़ा लॉजिकल है, बुक के हिसाब से मत चलना, मैं जो बताऊं उसको अच्छे से करना। नहीं बेटा 2 मिनट की बात है, वी विल कंप्लीट इट बेटा, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड थर्ड पार्ट जो है, इंटरेस्ट पेड इन द 48 पेमेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। क्या इंटरेस्ट पे करोगे आप 48 मंथ? तो यहां पर ये प्रीवियस वन बहुत काम आता है। ये आपका प्रिंसिपल था भैया 40 वाले मंथ में जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, बाकी इंटरेस्ट के साथ थोड़ी सी है ना प्रिंसिपल पे करते हो, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग लोन था, तो इसी पे इंटरेस्ट लगेगा ना, और किसी पे तो नहीं लगेगा। सिंपल लॉजिक था। जब मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल था 96096.72। इंटरेस्ट रेट क्या था आपका? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था स्टार्टिंग में ही? 6%। तो 6 इंटू 1/1200, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट निकालना है 1 महीने का। आप सिंपल डायरेक्ट निकालो ना, क्यों बुक का सॉल्यूशन चाहिए अपन? उसने सिंपल पूछा कि 40वें महीने का इंटरेस्ट क्या होगा। भैया ये मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, उस पे इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीने का इंटरेस्ट लगा दो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो 1 महीने में ही पे कर रहा हूं ना मैं, तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, कैलकुलेट करो, आपका सेम आंसर आएगा जो बुक का आंसर है। मुझे सिर्फ इसका लॉजिक बताना है, उनके जैसा सॉल्यूशन नहीं बताना, वो इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अपन को सिंपल इंटरेस्ट चाहिए था 40वें महीने का, आ गया। डायरेक्ट है ये। ठीक है भाविका, देखो सेकंड वाले पार्ट में दिक्कत है क्या कि फर्स्ट वाले में? क्योंकि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बस होने ही वाला है ये, लास्ट है। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत इजी है। अब फोर्थ वाले में तो क्या है, अब आपका इंटरेस्ट मालूम पड़ गया, इंस्टॉलमेंट, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल होता है इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। इंस्टॉलमेंट कितनी है, पहली निकाली, बस आप माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड द फिफ्थ वन, द टोटल इंटरेस्ट पेड। तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू निकाल लो, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। फिफ्थ वाला इजी है। टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, जो आपने टोटल इंस्टॉलमेंट पे करी, कितनी पे करी? 60 इंटू टोटल इंस्टॉलमेंट 4832.69 माइनस पे कितना करना था लोन, 2.5 लाख, माइनस कर दो, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, विच इज डायरेक्ट। अब बस मेरे को इसके क्वेश्चंस मार्क करके देने, जस्ट आई हैव टू मार्क द क्वेश्चंस, और ये टॉपिक आपका खत्म। बस ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये आप कर लो। कल अपन इसमें भी जो डाउट्स होंगे वो वापस ले लेंगे। भाविका इसको ध्यान से सुनना, एक बार और देखना, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो उसे वापस पूछना। कल अपने डाउट सेशन भी रहेगा, और छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं, बहुत इजी बात है।
तो कल अपन इसे, हाँ पर पहले मुझे एक बात बताओ, क्या चाहते हो, कल क्लास रखूं, 31st है, सब आओगे कि एक दिन बाद रखूं? व्हाट यू वांट, फर्स्ट को रखूं कि 31st को रखूं? दिस वुड बी योर लास्ट रिप्लाई, कर दो जल्दी से तो फिर मैं एंड कर पाऊं। कब रखूं बताओ? एक हाँ एक ना, बाकी लोग जल्दी कर दो भाई। शुभम ने लिखा फर्स्ट, सेकंड भाविका ने लिखा 31st, बाकी लोग बताओ। जो भी एक्टिव हैं, एक और 31st। बहुत लोग हैं भाई, एटलीस्ट रिप्लाई करो उस चीज को। ठीक है, मैं भी कल घर पे डिसाइड करके बताता हूं, या मैसेज डाल दूंगा ग्रुप्स पे आपके, सब आपके कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हैं, और वो जो एक कॉमन नंबर है उस पर आप पूछ सकते हो कि कल क्लास का क्या होगा शेड्यूल। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हो सकता है अपन फर्स्ट पे मिले फिर। थैंक यू बेटा।